हेलो गाइस, टैलेंट एजुकेशनल हब में आप लोगों का बहुत स्वागत है। मेरा नाम ज़फ़र अहमद है। आज के इस वीडियो में हम 10वीं कक्षा के रसायन विज्ञान में पढ़ेंगे पाठ नंबर 2, जिसका नाम है अम्ल, क्षार तथा लवण। आप लोग अपने पिछली कक्षा में अध्ययन किए होंगे कि भोजन का खट्टापन एवं कड़वापन क्यों होता है। क्योंकि भोजन में अम्ल जब उपस्थित होता है तो वो हमें खट्टा लगता है, जब क्षार उसमें उपस्थित होगा तो वो कड़वा लगेगा। तो अब आप लोग समझ ही गए होंगे, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, वह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। और नीला लिटमस पत्र एक प्रकार का सूचक होता है जो हमें यह बताने में सहायता करता है कि कोई विलयन अम्लीय विलयन है या क्षारीय विलयन है या उदासीन है। और अम्ल जो है वो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन छोड़ते हैं। उदाहरण सल्फ्यूरिक एसिड, जैसे H2SO4, जैसे CH3COOH, ये जल में घुल के हाइड्रोजन आयन प्लस CH3CO आयन देते हैं। अम्ल के अब हम गुण देख लेते हैं। अम्ल के गुण क्या होते हैं। तो अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। अम्लीय विलयन विद्युत का चालन करते हैं और ये जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन छोड़ते हैं। अम्ल विलयन विद्युत का चालन करते हैं। अम्ल के प्रकार, अम्ल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक अम्ल तथा खनिज अम्ल। जो अम्ल प्राकृतिक में पाए जाते हैं या प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होते हैं उन्हें हम प्राकृतिक अम्ल या इन्हें कार्बनिक अम्ल कहते हैं। जैसे मेथेनोइक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, ये सब जो हैं ये कार्बनिक अम्ल कहलाते हैं, क्योंकि ये कार्बनिक पदार्थ से प्राप्त होते हैं या प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त किए जाते हैं। और दूसरा है खनिज अम्ल। खनिजों से जो अम्ल बनते हैं उन्हें हम खनिज अम्ल कहते हैं। इसे अकार्बनिक अम्ल भी कहते हैं। मानव निर्मित जितनी भी अम्ल पाई जाती हैं वो सभी अकार्बनिक अम्ल या खनिज अम्ल ही होती हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड H2CO3, फास्फोरिक एसिड H3PO4 आदि। अब अम्ल के हम लोग भौतिक गुण के बारे में पढ़ लिए। अब अम्ल के रासायनिक गुण। तो अम्ल जो है वो धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस निकालती हैं। यानी जब अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करती है तो लवण के साथ साथ हाइड्रोजन गैस निष्कासित होता है। जैसे जब जिंक को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डू के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो जिंक क्लोराइड तथा हाइड्रोजन गैस निर्मुक्त होती है। और अम्ल की धातु कार्बोनेटों के साथ अभिक्रिया। अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करके जो है लवण और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल बनाते हैं। इसमें देख सकते हैं ये सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम धातु है और इसका कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड यानी लवण बनाती है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और जल निकलता है। अब अम्ल की हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट। अम्ल हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम बाइकार्बोनेट कहते हैं। जैसे NaHCO3, इसे हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं या सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हैं।
तो अम्ल इन हाइड्रोजन कार्बोनेट से, धातु के हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करने पर लवण और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल बनाती है। यानी कि धातु के कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया में जो जो बनता है सेम उसमें वैसे ही होगा। जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट NaSCO3 है, जो H2SO4 से यानी सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करके लवण बनाता है NaCl, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है और प्लस हाइड्रोजन गैस। अब अम्ल में सामान्य, मतलब अम्ल तथा क्षार में क्या सामान्य है, मतलब अम्ल और क्षार को हम किस कैटेगरी के आधार पर हम उन्हें अलग मानते हैं। तो अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस देते हैं। इससे पता चलता है कि सभी अम्लों में हाइड्रोजन होता है। ये तो निष्कर्ष निकल गया ऊपर। जैसे हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से जिंक की अभिक्रिया कराए थे तो उसमें लवण बन रहा था और हाइड्रोजन गैस निकल रही थी। इससे ये बात स्पष्ट हो जाता है कि सभी अम्लों में हाइड्रोजन जरूर अवश्य होता है। जब अम्ल को जल में घोला जाता है तो वह हाइड्रोजन को, जब हम किसी भी अम्ल को जल में घोलते हैं तो वह हाइड्रोजन आयन में वियोजित हो जाता है। यह भी सभी अम्लों का सामान्य गुण है। जैसे H2SO4 को भी अगर हम लोग जलीय विलयन में वियोजित करेंगे तो उसमें HSO4 ऋण आयन अलग हो जाएगा और प्लस H धनायन वो अलग हो जाएगा, हाइड्रोजन धनायन। यानी कि इससे पता चलता है कि सभी अम्ल में हाइड्रोजन आयन अवश्य होती हैं। अब अम्ल को आप मुख्य दो प्रकार में पढ़ ही लिए हैं, लेकिन फिर उसे दो भागों में बांटा गया है। पहला जो है प्रबल अम्ल। जो अम्ल जल में पूर्ण आयनित होकर हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं प्रबल अम्ल कहलाते हैं। या जिस अम्ल में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता यानी कंसंट्रेशन जितनी अधिक होगी वह अम्ल उतना ही प्रबल अम्ल माना जाएगा। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सभी जो है प्रबल अम्ल है। दुर्बल अम्ल में क्या होता है कि जो जल में पूर्णतः आयनित नहीं होती हैं या उनके हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम होती हैं, उन्हें हम दुर्बल अम्ल कहते हैं। लेकिन बहुत कम नहीं होती हैं, अगर बहुत कम होंगी तो वो क्षार हो जाएंगे। इसमें जो बहुत कम नहीं, थोड़ा सा प्रबल अम्ल से थोड़ा सा कम, एक अम्ल जो जल में आंशिक रूप से आयनित होता है इस प्रकार थोड़ी मात्रा में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है, दुर्बल अम्ल कहलाता है। अब बात करते हैं क्षारक की। तो क्षारक, आप भोजन का कड़वापन का पता कर सकते हैं क्यों होता है। आप पिछली कक्षा में अध्ययन कर चुके होंगे। भोजन का जो स्वाद कड़वा होता है वो उसमें क्षार की उपस्थिति या क्षारक की उपस्थिति के कारण हमें कड़वा होता है। अब क्यों उसकी उपस्थिति के कारण हमें भोजन कड़वा लगता है? क्योंकि क्षार खुद स्वाद में कड़वा होते हैं, इसीलिए भोजन में भी कड़वापन होता है। क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, यह साबुन के स्पर्श वाले होते हैं। इसका मतलब साबुन के स्पर्श वाले होते हैं, इसका मतलब यह है कि वो साबुन की तरह चिकने होते हैं, सरकने वाले होते हैं, और यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं और जलीय घोल में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। अम्ल थे वो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते थे, और क्षार जो है जलीय घोल में या जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH ऋण आयन देते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्षार हैं। क्षार के भौतिक गुण क्या होते हैं? क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, क्षार विलयन में विद्युत का संचालन करते हैं, जलीय घोल में OH आयन छोड़ते हैं। ये तो जब बेसिक बात है। अब क्षार कितने प्रकार के होते हैं? क्षारों को मुख्यतः दो प्रकार में विभाजित किया जा सकता है, जल में घुलनशील क्षार और जल में अघुलनशील क्षार। यानी जो क्षार जल में घुलने वाले होते हैं उन्हें हम जल में घुलनशील क्षार कहते हैं, और जो जल में नहीं घुलते हैं उन्हें हम अघुलनशील क्षार कहते हैं।
क्षार और क्षारीय पृथ्वी धातुओं के हाइड्रोक्साइड पानी में घुलनशील होते हैं। ये क्षार कौन? सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आदि। अब क्षार के रासायनिक गुणधर्म। धातु के साथ क्षार की अभिक्रिया। जब क्षार धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो लवण तथा हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये तो अम्ल की तरह हो गई। फिर बात देख सकते हैं NaOH जिंक से अभिक्रिया कर रहा है, सोडियम जिंकेट का निर्माण हुआ है, यानी Na2ZnO2 + H2। अब धातु के साथ अभिक्रिया हो गया। अब क्षार जो है अधातुओं के साथ अभिक्रिया करके लवण प्लस जल बनाती है। अधातु यानी कार्बन, क्षार यानी NaOH और अधातु ऑक्साइड, अधातु के ऑक्साइड, अधातु में कार्बन हो गया, कार्बन का ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड। जब कार्बन डाइऑक्साइड को जल में घोला जाए तो यह कार्बनिक अम्ल पैदा करता है। इसलिए जब एक आधार, जैसे देख सकते हैं रिएक्शन, सोडियम हाइड्रोक्साइड का कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया हुआ है तो सोडियम कार्बोनेट का निर्माण हुआ और जल, यानी कि जब क्षार की अभिक्रिया धातु के ऑक्साइड से, जब अधातु के ऑक्साइड से कराई जाती है तो धातु का कार्बोनेट का निर्माण होता है प्लस जल का। अब उदासीनीकरण अभिक्रिया, यह आप लोग पहले चैप्टर में पढ़े होंगे। जब अम्ल एक दूसरे के साथ, अम्ल तथा क्षार एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करने पर जब अम्ल तथा क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्योंकि अम्ल और क्षार दोनों के बीच की अभिक्रिया एक दूसरे को उदासीन करने में लगेंगी। जैसे अगर दो ताकतवर आदमी को लड़ा दिया जाए, बराबर बलवान, बराबर ताकत इसमें भी है, बराबर ताकत मान लीजिए बी में भी है, बराबर ताकत ए में भी है, तो एक दूसरे को वो उदासीन करेंगे ना, उसमें से कोई नहीं जीतेगा। तो इसीलिए अम्ल और क्षार दोनों अभिक्रिया करके एक दूसरे को उदासीन करने के चक्कर में पड़े रहते हैं और ये लवण और जल बनाती हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लीजिए और क्षार को NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए, तो इसमें जो लवण बनेगा NaCl और जल H2O। अब बात करते हैं अम्ल की धातु के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। तो अम्ल धातु के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करने पर लवण जल का निर्माण करते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया में कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2O बनता। अब जिस तरह हम सभी अम्लों में क्या सामान्य है, अब हम बात करते हैं सभी क्षारों में क्या सामान्य है। जैसे आपके स्कूल में कई बच्चे होंगे, ठीक है, उनमें कुछ समानता तो होगी, या आपके घर में एक परिवार है उसमें कुछ समानता तो होगी, जिससे पता कर लेते हैं लोग कि ये फलां का लड़का है या फलां घर का है। तो जब एक क्षार जल में हाइड्रोक्साइड आयन को अलग कर देता है, यानी सभी क्षार जो है वो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन या हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। जैसे जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम जल में वियोजित करेंगे तो सोडियम आयन अलग हो जाएगा और हाइड्रोक्साइड आयन अलग हो जाएगा। अब हम लोग अगले वीडियो में बात करते हैं पार्ट 2 में अम्ल और क्षार का तनुकरण कैसे होता है, किसे करते हैं। तो तब तक के लिए बाय। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए।